अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस बार जब मैं गाँव आई और मेरे अब्बू ने जो हरकत की, उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान हुई कि मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकती। अच्छा, ये चीज़ तो आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैं कराची में थी ना, तो एक दिन मगरिब के बाद का टाइम था और मेरी बहन की कॉल गई। उस बहन की, जो मेरी बहन अब्बू और भाई के साथ में रहती है, बेचारी वो खुद बीमार है, उसको थायराइड का मसला है। उसने मुझे कॉल की और उसने मुझे बोला कि 4 दिन से जो है ना इब्राहिम भाई घर से गायब थे, और जब हमारे बच्चे कहीं निकलते हैं ना तो घंटा वापस ना आए, आधा घंटा वापस ना आए, तो हम उनके पीछे जाते हैं कि अल्लाह ना करे बाहर कोई मसला ना हो गया हो। बच्चों के साथ फ़िक्र हो जाती है इंसान को। तो वो कहती है कि 4 दिन जब इब्राहिम भाई घर से गायब रहे तो अब्बू ने कोई उनका पता नहीं किया, कोई किसी से पूछा नहीं कि आपने मेरे बेटे को कहीं देखा नहीं देखा, बस घर में ही रहे हैं, उन्होंने कोई उसका पता नहीं किया। 4 दिन के बाद अभी जब इब्राहिम भाई आए हैं, तो उनके ऊपर किसी ने इतना ज़्यादा तशद्दुद किया है, उनके पूरे जिस्म के ऊपर जो है ना वो निशान पड़े हुए हैं। मारने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि लिफ्ट के पास लाकर उन्होंने मेरे भाई को फेंक दिया, और हमारे गांव के कुछ लड़के थे जिन्होंने भाई को देखा और उन्होंने भाई को उठाने की कोशिश की। जब भाई नहीं उठा तो उन लोगों ने भाई को उठाकर अब्बू के घर में जाकर छोड़ा। और उसके बाद मेरी बहन ने मुझे कॉल की, उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई और साथ में एक पिक्चर मुझे उसने सेंड की, जिस पिक्चर के अंदर मैंने देखा कि मेरा भाई बिल्कुल बरहना हालत में है, उसके जिस्म के ऊपर नील के निशान पड़े हुए हैं और कूड़े के ढेर के अंदर यूँ लग रहा है कि एक हड्डियों का पिंजरा जो होता है ना वो पड़ा हुआ है। अच्छा, ये सब चीज़ें, मैं खुद डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ऊपर से मेरा सगा भाई था और खून का रिश्ता था उसके साथ, तो जाहिर सी बात है कोई भी बहन अगर ये हालत देखेगी ना अपने भाई की या बहन की या किसी भी खूनी रिश्ते की, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसी तरह मुझे 2-3 दिन गुजरे तो यूँ लगे कि मेरा डिप्रेशन वापस आ रहा है, ना मैं कुछ घर का काम कर सकूँ, ना मुझसे कुछ खाया जाए, ना मुझे ठीक से नींद आए। इस दौरान मेरे बच्चों ने जब देखा, आमना और हमज़ा ने, कि मम्मा की तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, डॉक्टर के पास भी मुझे लेकर गए, फिर भी मेरी तबीयत नहीं संभल रही थी। तो बच्चों ने जब मामू की तस्वीर देखी और उन्होंने सुना कि हमारे मामू की ये हालत है, तो बच्चों ने फैसला किया कि मुझे बोला कि आप चली जाओ, गांव चली जाओ, कोई मसला नहीं, अचानक से चली जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है दूर का मसला है, तो कोई प्रोग्राम बनाना पड़ता है, कोई तैयारी शैयारी करनी पड़ती है, फिर ही इंसान आता है। बच्चों ने बोला कुछ भी तैयारी ना करो, आप निकल जाओ यहाँ से, जाओ और जाकर ना मामू को किसी ऐसी जगह पर दाखिल करवाओ जहाँ पर मामू की हिफाजत भी हो, रिहाइश भी मिले और मामू का इलाज भी होता रहे। अच्छा, फ़ोन के ऊपर काफ़ी भाग दौड़ हमने की, गूगल के ऊपर सर्च किया, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर ऐसी जगह मिले। अच्छा, एक जगह मुझे ऐसी जगह मिल गई, उन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि हाँ आप अपने भाई को ले आएँ, हम उसको रख लेंगे। कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, हमज़ा के भी स्कूल खुलने वाले, उसको भी मैं साथ नहीं ला सकती थी, और आमना की जाहिर सी बात है बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, वो अपने कोर्स कर रही थी, उसकी भी पढ़ाई का मसला था, तो उसको भी मैं साथ नहीं ला सकती थी। फिर हमज़ा ने बोला कि चलो स्कूल का कोई मसला नहीं है, 2-3 छुट्टियां हो गई, पहली अगस्त को हमज़ा के स्कूल खुल रहे थे। हमज़ा ने बोला मैं कवर कर लूँगा, मैं आपके साथ चलता हूँ, और ज़्यादा दिन हम नहीं रहेंगे, जाएँगे, मामले को निपटाएँगे, मामू को दाखिल करवाएँगे, और अल्लाह करे वहाँ पर मामू को वो कर लें, और वहाँ पर मामू को रिहाइश भी दे दे, सब कुछ मिले मामू को, मामू हमारा जो है ना सेव रहे, तो हम लोग ना वापस आ जाएंगे वहाँ से। अच्छा, हम लोगों ने चुप करके टिकटें करवाई, किसी बंदे को हमने इसके बारे में नहीं बताया कि हम लोग गाँव आ रहे हैं। अच्छा, मैंने वीडियो डाली थी कि मैं गाँव आ रही हूँ, वो वीडियो मुझे पता था कि बाकी सब लोग तो देखेंगे, जो लोग देखते हैं मुझे पता है वो देखेंगे, लेकिन मेरी बहनें, मेरे अब्बू या मेरे घर वाले या मेरे कोई ये जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो लोग मेरी वीडियो नहीं देखते, तो उनको नहीं पता चलना था कि मैं गाँव आ रही हूँ। अच्छा, फिर हमने क्या किया, टिकटें करवाई और पहुँचे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में गेस्ट हाउस के अंदर किस लिए मैं रही थी, ताकि किसी को मेरे आने का यहाँ पर पता ना चले कि मैं आ गई हूँ। वहाँ पर हम लोग रात को रुके और सुबह हमज़ा से बर्दाश्त नहीं हुआ, सब हमज़ा ने अपनी खाला को कॉल कर दी कि हम लोग इस तरह से आ गए, इस्लामाबाद में हैं, मामू की वजह से आए हैं और हम यहाँ गेस्ट हाउस में रुक गए हैं। अच्छा, ये बात मेरी भांजियाँ को पता चली, तो मेरी भांजियाँ बहुत ज़्यादा रोने लग गई, मुझे बोलने लग गई, और मेरी बहन भी बहुत ज़्यादा रोई कि मैं आपके साथ इतना करती हूँ, हर चीज़ आप मेरे साथ शेयर करती हो, परेशान होती हो, कुछ भी होता है तो मैं मशवरा करती हूँ, तो अच्छा मशवरा आपको आगे से देती हूँ, तो मेरा घर होने के बावजूद आप गेस्ट हाउस में क्यों रह रही हो। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि ये मसला है, ये गेस्ट हाउस में रह रही हूँ ताकि किसी को पता ना चले मेरे आने का। अच्छा, मेरी बहन ने बोला कि आप मेरे घर पर आ जाओ,
किसी बंदे को दूसरे को पता नहीं चलेगा कि आप गाँव आई हुई हो। दूसरे ही दिन आप लोगों ने सब देखा होगा कि मैं अपनी बहन के घर में पहुंच गई। अच्छा, बहन के घर में जब पहुंच गई तो सारी हकीकत मैंने इसको बताई कि बहन मैं इसलिए आई हूँ ताकि मैं अपने भाई को किसी सेफ जगह पर छोड़ूं, नहीं तो अल्लाह ना करे कल को उसको कुछ हो गया, इस तरीके से वो लवारसों की तरह मर गया, तो अल्लाह ताला के हाँ हमें भी पूछ होगी कि आप लोगों का सगा रिश्ता था, खूनी रिश्ता था और इतनी तकलीफ़ में इस दुनिया से चला गया है और आप लोगों ने उसके लिए क्या किया है। तो अल्लाह की रज़ा की खातिर जो है, और भाई से मुझे प्यार है, मोहब्बत है, मेरा सगा भाई है, खूनी रिश्ता है, मैं चाहती हूँ वो ठीक हो जाए, तो इसलिए ना मैं कराची से यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, मेरी बहन ने बोला कि मैं इसमें आपका पूरा साथ दूंगी, जहाँ भी आप भाई को लेकर जाना चाहोगी मैं आपके साथ जाऊंगी, भले और कोई ना जाए। अच्छा, उस दौरान मुझे पता चला कि मेरे भाई की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ना तो वो कपड़े पहनता है और आगे से मारता भी है। ये बात मेरी उस बहन ने बताई जो अब्बू के साथ रहती है। फिर दूसरा मामला ये था कि जब भी हम अब्बू के साथ रहते थे तब भी अब्बू हमारे साथ लड़ते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे जो बर्दाश्त से बाहर होती हैं। और इस बार भी मैंने सोचा, मेरी बहन ने बोला कि अगर आप चली गई ना तो बहुत ही बुरा होने वाला है, अब्बू आपके साथ लड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमज़ा भी साथ में है तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करते हैं कि बड़ा वाला जो हमारा भाई है उसको बोलते हैं कि वो आए और हम लोगों को साथ लेकर जाए और हम लोग वहाँ से इब्राहिम भाई को सेवली लेकर आकर यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ से फिर आगे जहाँ भी आपने बात की हुई है हॉस्पिटल में वहाँ पर हम इब्राहिम भाई को साथ ले जाएंगे और मैं भी आपके साथ जाऊँगी। अच्छा, फिर मैंने अपने बड़े भाई को कॉल की, उसको मैंने इस तरह से बताया कि आप मेरा साथ दो, इब्राहिम भाई को कपड़े पहनाओ, मुनासिब नहीं लगता। मैंने अपने बड़े भाई को कॉल की और उसको बोला कि आप आओ, हमें साथ लेकर अब्बू के घर चलो और हमारी मदद करो, क्योंकि एक मर्द की हमें ज़रूरत थी जो भाई को साथ लेकर जाए हमारे और उसको कपड़े पहनाए। क्योंकि मेरे भाई ने बोला कि मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, इसी तरीके से करते करते 5 दिन गुजर गए। अच्छा, इस दौरान क्या हुआ कि मेरे अब्बू, जहाँ मेरा भाई होटल पर काम करता है, उसके पास गए पैसे लेने के लिए, और उस भाई को पहले से पता था कि मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। उस भाई ने अब्बू को बोला मेरे बारे में कि वो यहाँ पर आई है और इस सिलसिले में आई है, वो इब्राहिम को कहीं हॉस्पिटल में दाखिल करवाना चाहती है। अच्छा, ये बात मेरे अब्बू ने मेरे भाई के मुंह से सुनी, भाई से पैसे लिए, अब्बू घर पर चले गए। अच्छा, घर पर जब वापस चले गए तो अगले ही दिन शाम के टाइम, मगरिब का टाइम था तकरीबन, तो मेरे भाई ने मुझे कॉल की कि मैं आ रहा हूँ, तो सुबह हम लोग गठे अब्बू के घर चलेंगे, वहाँ से मैं भी आपका साथ दूंगा। भाई ने बोला कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, जहाँ तक होगा करूँगा। तो हम लोग तीनों बहन भाई, ये वाली बहन भाई जो ठीक है वो और मैं, जाकर भाई को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे। अच्छा, भाई जब रात को आया यहाँ पर सोया और सुबह के टाइम, सुबह सवेरे सवेरे वो निकल गया। मैंने उसको बोला कि जाकर भाई को, इब्राहिम भाई को नहलाओ धुलाओ, उनको कपड़े पहनाओ, उनको तैयार करो, और 12-1 बजे का जब टाइम होगा ना, मैं और मेरी बहन जो है हम दोनों मिलकर हमज़ा को लेंगे और मेरा भांजा है उसको लेंगे, तो हम लोग अब्बू के घर में पहुंच जाएंगे। फिर अगट्ठे वहाँ से भाई को लेकर यहाँ पर आ जाएंगे। भाई चला गया पीछे, हम बहनें दोनों गई अब्बू के घर में। तो हमें वहाँ जाकर पता चला कि इब्राहिम भाई वहाँ घर से फ़रार हो गया है, और उसको फ़रार किसने किया है? मेरे अब्बू ने। अब्बू ने उसको जाकर बोला कि आपकी जो बहन है कराची वाली, वो आई हुई है और आपको पागल खाने के अंदर जमा करवा देगी, वहाँ पर आपके ऊपर ये होगा, आपके साथ वो होगा। ये बातें जब मेरे भाई ने सुनी ना तो वो घर से भाग गया। अच्छा, मेरे अब्बू यही चाह रहे थे कि उसका इलाज ना हो, वो कहीं यहाँ से ना जाए, बस घर में पड़ा रहे, इस कूड़ा क्रिकेट के अंदर पड़ा रहे। मेरे अब्बू ने इतना नहीं सोचा कि मेरी ये औलाद है, मुझे इसका इलाज करवाना चाहिए, कमाता है, खूब कमा कमा के उस मेरे भाई ने अब्बू को खिलाया पिलाया, सब कुछ बना रहा था, सब कुछ कर रहा था। और जब बीमार हुआ ना तो मेरे अब्बू के पास पैसा था, माल मवेशी थे, ज़मीन थी, लेकिन उसके ऊपर मेरे अब्बू ने 1 रुपया नहीं लगाया। और इतने साल हो चुके हैं, तकरीबन 15-16 साल हो चुके हैं, इस दौरान मैंने कभी भी नहीं सुना और ना ही मुझे किसी ने बताया है कि आपके अब्बू इस बीमार भाई को डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। अच्छा, जब भाई नया नया बीमार हुआ था ना, उसी वक्त अब्बू अगर उसको डॉक्टर के पास ले जाते तो बीमारी नई नई होती है, तो मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि ये ठीक हो जाता, लेकिन वो नहीं लेकर गए। हाँ, जब हम गए तो मेरी बहन ने बोला कि अब्बू ने भाई को सुबह सवेरे उठकर ये बातें की हैं सारी, और बड़े भाई के आने से पहले जो है ना इब्राहिम भाई घर से भाग गए। अच्छा, वहाँ बैठकर हम लोग इंतज़ार कर करके, मेरी बहन, मेरा भाई, मैं, ऊपर से मगरिब का टाइम हो गया। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो अब्बू ने इतना लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया कि मेरा दिमाग जो है ना वो फटने लग गया था। वहाँ पर सुन सुन के बातें, अम्मी को गालियाँ दे रहे हैं, बीमार भाई का कह रहे हैं वो बहाने कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, इसको कहीं नहीं लेकर जाओ, और जो भी आपके पास पैसे हैं या आप उसके ऊपर लगाना चाहते हो, इलाज करवाना चाहते हो, वो सब फजूल है, उसको दफ़ा करो, उन पैसों का मुझे घर बना कर दे दो, दूँगी, घर बना कर दूँगी, लेकिन भाई का इलाज भी करवाना तो हमारा फ़र्ज़ है ना।
ہم زندہ سلامت ہیں، ہم ٹھیک ہیں، اس کا باپ زندہ ہے، اس کا بھائی زندہ ہے، اس کی بہنیں زندہ ہیں، اس کے رشتہ دار زندہ ہیں، اور یہ سب ہونے کے باوجود اس بھائی کی یہ حالت ہے کہ جو بھائی میرا ایک دم ہیرے موتی کے جیسا تھا، اتنا خوبصورت، پڑھا لکھا تھا، شادی کی، گھر بنانے والا، ابو کو پیسے کھلانے والا، سارا کچھ کرنے والا، اور جب وہ بیمار ہوا تو اس کو کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ ہم نے مغرب تک انتظار کیا، وہ بھائی نہیں آیا، ہم لوگ یہاں پر واپس آ گئے گھر، میں اور میری بہن آ گئے، اور بڑے بھائی نے بولا کہ میں یہاں پر رکتا ہوں رات کے ٹائم، وہ کسی بھی ٹائم آ گیا، رات کو آ گیا، صبح آ گیا، تو میں اس کو لے کر یہاں پر آ جاؤں گا۔ پھر اگلے دن جو ہے صبح صبح اٹھ کر میرے بھائی نے اس پورے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا کہ مجھے کہ ابراہیم بھائی مل جائے اور اس کو میں لے کر بہنوں کے پاس جاؤں اور اس کو اسپتال میں داخل کرواؤں، اور پھر میں بھی اپنے کام پر جاؤں، اور میری بہن بچوں کو چھوڑ کر آئی ہوئی ہے وہ بھی اپنے گھر واپس جائے۔ گاؤں ڈھونڈا، پھر آگے ایک ہمارے گھر کے آگے بہت دور دراز ایک بازار آتا ہے، وہ بازار میں بھائی گیا، بھائی کہتا ہے کہ اس بازار کا کوئی حصہ، کوئی کونا جو ہے نا میں نے نہیں چھوڑا، وہاں پر بھی اس کو بھائی نہیں ملا، اور میرے بڑے بھائی کو بلڈ پریشر بھی ہے، شوگر بھی ہے، اس بیچارے کی اپنی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی۔ ایسے ہی کرتے کرتے آخر کار ہوا عصر کا ٹائم۔ عصر کے ٹائم اس بازار سے جب میرا بھائی واپس آیا، بس سے اترا لفٹ کے پاس، تو کہتا ہے کہ لفٹ کے پاس ابراہیم بھائی پڑے ہوئے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، یوں کپڑوں کا ڈھیر لگ رہا ہے، کیونکہ ہڈیاں کا ڈھانچہ رہ گیا، اوپر اس نے اتنے زیادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب اس نے اٹھایا جا کے، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، بے سدھ وہ پڑا ہوا تھا میرا بھائی، اور پھر اس نے کچھ لوگوں کو بولا کہ اٹھا کر اس کو بس میں ڈلوا دو، بکر بس میں ڈالا اور سیدھا اس کو یہاں میری بہن کے گھر پر لے آیا۔ اچھا، بہن کے گھر پر جب لے آیا، مجھے کال کی کہ ابراہیم بھائی کو میں لے آیا ہوں، تو آپ لوگ اوپر روڈ پر آؤ، 2-3 لوگ آؤ اور اس کو بہلا کر اس کو نیچے لے چلتے ہیں، نہیں تو یہ میری بات نہیں سن رہا۔ اچھا، یہاں سے ہم نے کیا کیا، سگریٹ منگوائی، سگریٹ وہ پیتا ہے، اور تھوڑی بہت کھانے پینے کی چیزیں لی، تھوڑے بہت پیسے لیے، اور جب پہنچے تو بھائی نے نا کپڑے پہنے ہوئے تھے، بھائی کا بہت ہی برا حال تھا، ظاہر سی بات ہے، یہ میں ہماری بہن کا سسرال ہے اور یہ لوگ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں۔ ہم لوگ پھر وہاں سے بھائی کو بڑی مشکل کے ساتھ یہاں نیچے لے کر آئے، اور جو ہے نا وہ دوڑے لگا رہا ہے کہ میں یہاں پر نہیں رک رہا، میں چلا جاؤں گا تو تالا والا لگا کر ہم اس کو اندر بند کر دیں گے، رات گزاریں گے، تو انشاءاللہ صبح اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے، وہاں پر اس کو داخل کروائیں گے، اور اس کے بعد فری ہونے کے بعد مجھے تسلی جب ہو جائے گی کہ میرا بھائی سیف جگہ پر ہے، تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی، اپنے بچوں کے پاس۔ تو بس آپ لوگوں نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے کہ اتنی زندگی میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کرے، اور جو ہمارے گھر کے بڑے بزرگ ہیں ان کو ہدایت، اس عمر میں تو ہدایت ان کو نصیب کرے ہی کرے، کیونکہ بہت ہو گیا ہے اب، ان کی وجہ سے ہم نے بہت ساری مشکلات کا، بہت ساری پریشانیوں کا اور بہت ساری بدنامیوں کا سامنا کیا ہے، جس میں ہم بالکل بے قصور تھے، قصور ان کا تھا، اور اس کی سزا جو ہے نا آگے ہمیں ملی ہے، ان کی اولاد کو ملی ہے۔ بس میں امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیا کریں، تاکہ جو ہے نا ہمارا بھی کچھ نہ کچھ بنے، ویوز آئیں، اور آگے میں بھی اسی طریقے کے ساتھ کام کرتی رہوں سب کے لیے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔